टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं, मैंने इसके अंदर बहुत इजी वाला जो है ना ऐड किया हुआ है। प्रोटीन्स हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इनके एसेंशियल स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, हमारे सेल टिश्यू और ऑर्गन को जो उनसे ना उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये में हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उस पर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अमाइनो एसिड से ये मिलकर बने होते हैं। इनकी स्पेसिफिक शेप होती है और शेप जो उनसे होती है उसके लिहाज से इनके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद इनके कुछ हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो एज ए एंजाइम एक्ट करती हैं, कुछ हार्मोन के तौर पर हम यूज़ करते हैं, कुछ एज ए एंटीबॉडीज़ हम यूज़ करते हैं, यानी कि इनके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फिर ये डीनेचर हो जाती हैं, यानी कि ये अपना जो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है उसको वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका फंक्शन। क्यों? जब हमारे पास इनकी डीनेचरेशन की वजह से, यानी कि इनकी इनमें चेंजिंग हो जाना, उसके बाद यानी कि एक्सट्रीम हीट या टेम्परेचर पे एसिड से इनकी शेप चेंज हो जाती है। और जब इसकी शेप चेंज हो जाती है, जो इनका स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो नहीं अपना करती इनकी डीनेचरेशन की वजह से, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही अपना जो इनका फंक्शन होता है उसको उसमें क्या आ जाता है, डाइवर्सिटी आ जाती है, यानी कि उन चीज़ों में चेंज होना शुरू हो जाता है उसकी डीनेचरेशन की वजह से। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं प्रोटीन के। हमारे पास अमाइनो एसिड, जैसे हमने बताया कि इसके प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद इसमें हम 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। इसमें जो मेन कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स के हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड का आपने स्ट्रक्चर तो देखा होगा। उसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, आर ग्रुप लगा होता है, दरम्यान में कार्बन है, कार्बन के साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होगा, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है और एक तरफ आर ग्रुप लगा होता है। उसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एनिमल सोर्स होते हैं जिसमें हमारे पास मीट आ जाता है, फ़िश आ जाती है, डेयरी और एग्स वगैरह आ जाते हैं। और प्लांट सोर्सेज होते हैं जिसमें हमारे पास लेग्यूम्स आ जाते हैं, बीन्स वगैरह, नट्स, सीड्स आ जाते हैं, ग्रीन्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं 3 बेसिस पे। एक तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, लीनियर सीक्वेंस अगर अमाइनो एसिड्स का, और जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं तो हमारे पास एक ही सीक्वेंस में अगर अमाइनो एसिड जुड़े हुए हों तो हम जो मिलके जो प्रोटीन बनती है उस सीक्वेंस की बेस पे हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन है और उसका फंक्शन भी उसके लिहाज से होता है। लाइक इंसुलिन इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे ब्लड को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सेकंड, हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं प्रोटीन्स के। इसमें क्या होता है, फोल्ड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जिस तरह ये सेकंड वाला है, आप देखो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह जिस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर बना होता है, बिल्कुल इस तरह इसमें स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है, फोल्डिंग हुई होती है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट है, ये अल्फा हेलिक्स है। तो ये इसके ऊपर बीटा प्लेटेड शीट, ये फोल्डिंग इसकी होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन जो सी है ना वो उसकी फोल्डिंग होगी इसके ऊपर, और मिलके ये हमारे पास बना देती हैं सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन की हमारे पास जो एग्जांपल होती है वो हमारे पास अल्फ़ा कैरोटीन होती है जो कि हमारे हेयर्स वगैरह में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन 3 डिमेंशनल शेप होती है इस प्रोटीन की, आप देख सकते हो। इसकी जो बनी हुई डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो 3 डिमेंशन इसके इसमें पैटर्न ऑफ फोल्डिंग, यानी कि इसमें अल्फा हेलिक्स भी होते हैं और बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। ये मिलके ये इनकी दोनों के जोन से डिफरेंट पैटर्न से ये आपस में मिलती हैं और एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बना देती हैं। इसमें हमारी हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्री स्ट्रक्चर्स। क्वाड्री स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन आ जाती है जिसमें ये तमाम अमाइनो एसिड, मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन, यानी कि एक से ज़्यादा चेन्स हैं वो आपस में बाइंड होते मिलती जाती हैं तो एक क्वाड्री प्रोटीन बनाते हैं। तो बिल्कुल एक ना रैंडम सा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो इसका ये पिक पे भी बना हुआ है। तो यानी कि एक से ज़्यादा हम कहते हैं हेमोग्लोबिन अगर डिफरेंट 4 सब यूनिट के ऊपर कंसिस्ट होगी, यानी कि 4 हेमोग्लोबिन जो कि टर्शियरी प्रोटीन है उसकी अगर हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं वो आपस में मिले तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्री प्रोटीन्स होगी। इसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। इसमें हमारे पास एंजाइम प्रोटीन आ जाती हैं। एंजाइम पे एज अ प्रोटीन बिहेव करते हैं। जैसे माइलेज एंजाइम स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करते हैं, लैक्टेज को हम यूज़ करते हैं लैक्टोज की ब्रेकडाउन के लिए, और पॉलीमरेज है जिसको हम डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आ जाती हैं जो स्पिरिट और शेप हमारे टिश्यू को सपोर्ट करती हैं।
ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। इसमें हमारे पास कोलेजन आ जाती है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, केराटिन आ जाते हैं हेयर एंड नेल्स में पाए जाते हैं, इलास्टिन आ जाती है जो इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ जाती है जो कि हमारे जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसमें हीमोग्लोबिन आ जाती है, कैरी करती है ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल, एल्ब्यूमिन कैरी फैटी एसिड इन द ब्लड। हार्मोनल प्रोटीन आ जाती है जो क्या करती है, प्रोटीन जो कि एज अ केमिकल मैसेंजर एक्ट करती है, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसकी एग्जांपल पे भी हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को। थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद डिफेंसिव प्रोटीन्स आ जाती हैं, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इसके एग्जांपल हमारे पास एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन आ जाती है जो कि हेल्प करती है ब्लड की क्लॉटिंग में। जब किसी को कोई ज़ख़म कोई मतलब कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी ज़ख़म हो जाए या फिर अचानक आपको कोई चोट लग जाए तो आपका ब्लड स्टार्ट हो जाता है, उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए फिब्रिनोजन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है जो कि हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। मायोसिन जिस तरह मायोसिन क्या करते हैं, मसल में इन्वॉल्व होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन होती है जो कि हमारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें स्टोर करने में हेल्प करती है। इसमें फेरिटिन्स आ जाती है, आयरन को स्टोर करती है, सीजन आ जाती है जो कि अमाइनो एसिड इन मिल्क जो है उसे स्टोर करती है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स आ जाती हैं, इसमें हम क्या है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स नहीं होते, जिस तरह एल्ब्यूमिन सिंपल सिर्फ प्रोटीन्स होती है, कैरेटिन वगैरह। उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, प्रोटीन पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स में हमारे पास मेटल्स और कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी उसके साथ ऐड होते हैं प्रोटीन के पार्ट के साथ। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन आ जाती हैं, जिस तरह एंटीबॉडीज लिपोप्रोटीन्स आ जाती हैं, हाई डेंसिटी प्रोटीन और लो डेंसिटी प्रोटीन। उसके बाद मेटालोप्रोटीन्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मेटल्स आयन प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन और आयरन वगैरह। इसकी इंपॉर्टेंस पे हमारे पास आ जाती है, सेल ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं, इम्यून सिस्टम के फंक्शनल इम्यून सिस्टम को जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि इम्यून सिस्टम को में जो अगर कोई बॉडी के अंदर कोई भी कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको सबसे पहले ये क्या करेगी, डिटरमिन करेगी, उसको बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अगेंस्ट अपना रोल प्ले करेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं और हार्मोन को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटीन।